नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। एक अकेला सब पर भारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दावा हुआ करता है और उनके खिलाफ यदि कोई आवाज उठाए तो फिर वो बचता नहीं। यह बात आप पार्टी के सर्वे सर्वा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ईडी के चुंगल में थे, उसकी उनको पहले हिरासत में लिया गया, उनकी रिमांड हुई और रिमांड के बाद अंततः आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और आप यही उम्मीद व्यक्त कर रही थी या ये आशंका जतला रही थी कि ये खेल सिर्फ लोकसभा चुनाव भर के लिए नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद 2025 का विधानसभा चुनाव भी सामने है और उसको भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी टीम ने निशाने पर लिया हुआ है। तो जो हालात अब बने हैं, ताजा स्थितियां जिस तरीके की हैं, क्या कुछ इसके रिपरकेशंस आगे होंगे? क्या इसकी भावी जो राजनीति देश की है, प्रदेश दिल्ली की है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की है, क्या कुछ असर होगा? उसी सब विषय पर बात करने के लिए हम जो हमारा नियमित ये कार्यक्रम होता है, प्रोफेसर अभय दुबे साहब के पास चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसके क्या कुछ रिपरकेशंस होंगे। तो हम चलते हैं अभय दुबे जी के पास। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यही आशंका थी कि अरविंद केजरीवाल को अंततः जेल भेजा जाएगा और वो कुछ हो गया और वो अड़े अड़े हुए हैं कि वे तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब अगला जो कहीं कदम है, ईडी तो है ही है। ईडी क्या कुछ करेगी 15 अप्रैल के बाद, कैसे उन्हें रोका जाएगा, एक चीज। और दूसरी चीज, जो एलजी है, एलजी का क्या कदम संभावित देख रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा अभय सर। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार नहीं चलाने दी जाएगी, लेकिन वो जेल से सरकार चलाने से कैसे रोकेंगे, इसका कोई तरीका उन्होंने नहीं बताया है। वो कौन सा कानून है? भारतीय जनता पार्टी का एक बंदा जनहित याचिका लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के पास भी गया था और उसने कहा था कि अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा देने के लिए कहा जाए। इसमें हाईकोर्ट का कहना था कि भाई ऐसा कोई कानून बताइए इसके तहत हम अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकें। ये मसला तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच का है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को चाहिए कि वो इस मसले की जांच करें और जैसा कि अखबारों में छपा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इस मसले पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप उसकी प्रतीक्षा कीजिए। ये कहकर उन्होंने वो जनहित याचिका, तथाकथित जनहित याचिका थी, वो उन्होंने खारिज कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस बात को मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, लेकिन उसको बार बार कहे जाने की जरूरत है। उसके सामने समस्या यह है कि वो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बयानबाजी कर सकते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर सकते हैं। पुलिस के नेतृत्व में होता है भाजपा का प्रदर्शन। जी। खास बात है, दिल्ली में पहली बार देखा जा रहा है जो सरकारी पार्टी है वो पुलिस के नेतृत्व में प्रदर्शन करती है, पुलिस उसके प्रदर्शन को सुरक्षा प्रदान करती है और होने देती है। जबकि आम आदमी पार्टी ये प्रदर्शन करने के लिए उतरती है तो जहां 2-5 लोग जमा होते हैं, वहीं फौरन ये कह के दफा 44 लगी हुई है, उनको उठाकर पास में खड़ी हुई बस में बैठाकर कहीं दूर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। तो दिल्ली में ये चल रहा है। विपक्ष से प्रदर्शन करने का अधिकार तक छीन लिया गया है, वो अधिकार तक सत्ताधारी दल ने प्राप्त कर लिया है। ये एक सबसे बड़ी खास बात है। इसी को कहते हैं नॉन प्लेइंग फील्ड। जी। अब आइए आप इसके ऊपर। तो अब भारतीय जनता पार्टी क्या करे? भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही काम कर सकती है कि गृह मंत्रालय लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछे कि दिल्ली में क्या संविधान के मुताबिक सरकार चल रही है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको रिपोर्ट लिख के भेज सकते हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया है, इसलिए संविधान सम्मत तरीके से सरकार चलाना नामुमकिन हो गया है, वो प्रक्रियाएं बाधित हो गई हैं, इसलिए फलाने फलाने प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली की विधानसभा को या तो मुलतवी कर दिया जाए या उसको बर्खास्त कर दिया जाए। ऐसी हालत में दिल्ली के ऊपर एक ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक नौकरशाहाना हुकूमत कायम हो जाएगी और फिर वो अगले साल फरवरी तक काम करेगी। यानी फरवरी तक, जब तक नए चुनाव होंगे, नई विधानसभा का गठन होगा, उस वक्त तक ये हुकूमत काम करेगी। इस बीच में जो भी होगा वो उसकी जिम्मेदारी, काम तो करेंगे ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह लोग काम करेंगे, लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल की होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी विपक्ष में चली जाएगी। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलकर यह तय करना होगा कि वो मोहल्ला क्लिनिक चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, वो बुजुर्गों को तीर्थ यात्राओं पे भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, वो महिलाओं को केजरीवाल सरकार द्वारा दी गई 3,000 रुपए
₹3000 की राहत की राशि देंगे या नहीं देंगे, वो बिजली की सब्सिडी जारी रखेंगे या नहीं जारी रखेंगे, लोगों के घरों के दरवाजे पर राशन पहुंचाने की योजना को लागू करेंगे या नहीं करेंगे। यानी अभी तक तो इन लोगों का काम इन योजनाओं की निंदा करना था और इन योजनाओं को रोकना था। अब इनको ये फैसला लेना पड़ेगा कि वे इन योजनाओं को रोकेंगे या उनको चालू रखेंगे। ये इस तरह का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने, आपको ध्यान होगा, 2014 में भी लिया था। 2014 में विधानसभा सस्पेंडेड एनिमेशन में थी और सरकार एलजी की थी। एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के दरवाजे पर फूट रही थी। उसका नतीजा निकला था 2015 के चुनाव में भाजपा की 3 सीटें रह गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत सोच समझकर ये फैसला लेना होगा कि वो क्या करे क्या ना करे। ये तो पहली बात रही। दूसरी बात मैं एक और कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी 31 मार्च को एबीपी चैनल के ऊपर सी वोटर का एक सर्वे प्रसारित हुआ, जिस सर्वे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और नरेंद्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई गई मुहिम के बारे में, जिसका प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, लोगों से सवाल पूछे गए और उसमें तरह तरह के जवाब आए। उसमें देश के जवाब भी थे और दिल्ली की जनता के जवाब भी थे। जवाबों में बड़ा अंतर्विरोध था। तो उस अंतर्विरोध से संबंधित जब जिज्ञासाएं सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख के सामने रखी गई, तो उन्होंने उनका विस्तार से जवाब दिया और उनका जवाब आंखें खोल देने वाला था। मैं चाहूंगा कि 4 PM के दर्शक जो हैं इन जवाबों को जाने। जी बिल्कुल। यशवंत देशमुख ने कहा कि जो बात सर्वे में नहीं दिखाई पड़ रही थी वो बात यशवंत देशमुख ने बताई। उन्होंने बताया कि जब हम देखते हैं कि इन प्रश्नों के ऊपर जो एनडीए के समर्थक वोटर हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है और जो भाजपा विरोधी वोटर्स हैं, जो भाजपा को वोट नहीं देते, यानी इंडिया गठबंधन के वोटर हैं, आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के वोटर हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, ये देखने में आई। तो उन्होंने पाया कि बड़े पैमाने पर 70% से ज्यादा एनडीए के वोटर कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है सरकारी, वो बिल्कुल ठीक है, वो कानून सम्मत है। लेकिन उससे भी थोड़े ज्यादा बड़े पैमाने पर जो भाजपा विरोधी वोटर हैं वो कह रहे हैं कि ये कार्रवाई विपक्ष को फंसाने के लिए है, ताकि विपक्ष चुनाव में प्रचार न करने पाए, उनके ऊपर झूठे आरोप लगा के इस तमाम कार्रवाई हो रही है। तो पहली बार ये दिखाई पड़ता है, पिछले 10 साल में पहली बार ये परिघटना सामने आती है कि किसी एक मुद्दे पर भाजपा विरोधी वोटर एकजुट होते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनका एक मंच पर ध्रुवीकरण होते हुए दिखाई पड़ता है। हम जानते हैं नरेंद्र मोदी की 2014 में जो जीत थी और 2019 में जो जीत थी, उस जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्हें तो उनके वोट पूरे मिल गए थे, लेकिन उनके विरोधी वोट बट गए थे। जी। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां विरोधी वोट बटने से इनकार करते हुए दिख रहे हैं, एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। और हम जानते हैं कि भाजपा को अधिकतम आज तक 2019 के आंकड़ों के मुताबिक 37.8% वोट मिले हैं। बाकी सारे बचे हुए वोट भाजपा के खिलाफ, जो भाजपा को नहीं मिले हैं, अगर इनमें से मान लें 10-12% वोट इधर उधर भी चले जाते हैं, बाकी वोट भी एक जगह ध्रुवीकरण हो जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है। तो पिछले 10 साल की राजनीति के इतिहास में पहली बार ये परिघटना हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट इस तथाकथित भ्रष्टाचार की प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई मुहिम के, भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई गई मुहिम के मामले में एकजुट होते हुए और ध्रुवीकृत होते हुए दिख रहे हैं। ये बात भाजपा के लिए काफी चिंताजनक है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अभय सर कैसे देखते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल को संभावना तो थी, जो कुछ चल रहा था उनके खिलाफ लगातार सम्मन्स पे सम्मन्स की, वो पहले ईडी के गिरफ्त में आएंगे, फिर जेल भेजे जाएंगे। अगर हम पिछला देखें, सत्येंद्र जैन 23 महीने से जेल में है, फिर हम देखें मनीष सिसोदिया 13 महीने से जेल में, संजय सिंह पिछले करीब 6 महीने 7 महीने से वो भी जेल में है, और भी जो है जिनको आप निशाना। तो अब क्या अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से लिया गया है, 15 अप्रैल तक तो है न्यायिक हिरासत, लेकिन क्या ये माना जाए कि यही स्थिति आगे बनती चली जानी है? क्योंकि 20 सीटों पर वो चुनाव अभी आप लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल के बिना 13 सीटें पंजाब में हैं, 4 सीटें दिल्ली में हैं, फिर आप गुजरात, गोवा, हरियाणा में 1-1 सीटें हैं। तो इनके अपने जो आपकी खुद की जो वो है चुनाव की जो मुहिम है वो, प्लस इंडिया अलायंस में क्या कुछ आप इसमें देखते हैं, फर्क आप पाते हैं इसमें? आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मेरा तो मानना यह है कि वो अरविंद केजरीवाल को बहुत लंबे अरसे तक जेल में रखना चाहते हैं। दरअसल किसी भी मामले में उनका मकसद मुकदमा चलाने देना नहीं होता है।
जी जैसे ही मुकदमा चलने की नौबत आती है, वो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट ले आते हैं और कहते हैं कि अभी इन्हें कुछ दिन और जेल में रखने की जरूरत है, क्योंकि 2 नए आरोप जोड़ देते हैं उसके अंदर। तो वो इसी तरीके से लगातार खींच रहे हैं। झारखंड के एक मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ भी टिप्पणी की है कि आप ऐसा बार-बार नहीं कर सकते। अगर ऐसा बार-बार करेंगे तो पीएमएलए कानून का जो क्लॉज 45 है, हम उसकी सीमाओं को तोड़कर इन्हें जमानत दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ऐसा कदम नहीं उठाया है, लेकिन एक उसने अवलोकन जो किया है, वो अवलोकन बताता है कि कि ईडी का काम करने का तरीका क्या है, उसका मोडस ऑपरेंडाई क्या है, ये अवलोकन बताता है साफ तौर पर। तो जी अभी तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को और अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को, सभी लोगों को जितने ज्यादा दिनों तक जेल में रख सकें उतना रखें। वो इसलिए मुकदमे की शुरुआत ही नहीं होने देंगे। हर जी किस्म का हथकंडा अपनाएंगे ताकि मुकदमे की शुरुआत और ज्यादा खिसकती जाए, और ज्यादा खिसकती जाए। अब ये विपक्ष की तरफ से अदालत अदालत के पास जाना चाहिए ताकि वो पीएमएलए का ये जो क्लॉज 45 है और ईडी को सशक्त करने वाली जो धारा 17 और धारा 18 है, इसके बारे में जो मोदी सरकार ने जो संशोधन किए थे, इन संशोधनों की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जल्दी जल्दी जाना चाहिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट इनका जो ड्रैकोनियन कैरेक्टर है, इनका जो काले कानून वाला किरदार है, जब तक इसकी समीक्षा करके इसको स्ट्रक डाउन नहीं करेगा, इसको खारिज नहीं करेगा, तब तक मोदी सरकार इनका राजनीतिक मकसद से बेजा इस्तेमाल करती रहेगी। जहां तक आम आदमी पार्टी का, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को पिछले 2 महीने से लग रहा था कि उनको जेल जाना पड़ेगा और उन्हें लंबे अरसे के लिए जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने पूरी योजना बना रखी थी, पूरी तरीके से वो तैयार थे। एक एक कदम उनकी पार्टी द्वारा योजना के मुताबिक उठाया जा रहा है और बड़े एकताबद्ध तरीके से वो इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। उनमें फूट डालने के लिए आज ईडी ने एक हथकंडा अख्तियार किया। उस जी हथकंडे पे बिल्कुल गौर करने की जरूरत है। जी जी उसने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा है कि विजय नायर उनके अधीन नहीं था, यानी उनको रिपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि वो सौरभ भारद्वाज और और आतिशी जी सिंह को रिपोर्ट करते थे। जी जबकि ये वक्तव्य 1.5 साल पुराना है। वो जी 1.5 साल पहले ईडी में विजय नायर ने ये वक्तव्य दिया था। ईडी के बयानों में दर्ज है ये बयान। वहां से जी वक्तव्य लाकर और आज उस वक्तव्य का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सौरभ भारद्वाज, आतिशी और अरविंद केजरीवाल के अंदर फूट पड़ सके। अरविंद केजरीवाल जेल में है और आम आदमी पार्टी सरकार के प्रमुख आधार स्तंभ सौरभ भारद्वाज और आतिशी हैं। तो जी वो इसमें फूट डालने के लिए इसको एक साजिश की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी अभी बहुत सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील मनन साहब ने याद दिलाया कि जिस जमाने की बात की जा रही है, उस जमाने में तो आतिशी मंत्री थी ही नहीं। जी जी उस जमाने में सौरभ भारद्वाज भी मंत्री नहीं थे। बिल्कुल ये बिल्कुल तो इन दोनों को मंत्री बनाया गया है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद में। तो ये सब इस तरीके से जो पूरा ये इसीलिए कहा जाता है ना कि ये सरकारी एजेंसियां नहीं रही, ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां हैं। भारतीय जनता पार्टी की के लिए चुनाव में जीत सुगम बनाने के लिए लगी हुई हैं। बिल्कुल इनका एक एक हथकंडा भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुगम बनाने के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आप देखते हैं, जो 4 जून को जो फाइनली डिसीजन आने वाला है, ये इसमें आपको लगता है कि काफी पिछड़ जाने वाली है, डैमेज हो जाएगी? जिस तरीके की ये सब पूरा ताना बाना बुना जा रहा है, ये जो आपने कहा, ये बिल्कुल देश तो देख रहा है, जान रहा है, लेकिन ये लोग क्यों नहीं इन चीजों को समझ पा रहे? कल भी हमने देखा मोदी जी का जो कल मेरठ का जो उनका वो था, सभा थी, उसमें उन्होंने जो बातें कही सर, क्या क्या बोला उन्होंने कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम किस तरीके से खत्म करना चाहते हैं और ये भ्रष्टाचार खत्म होने नहीं देना चाहते हैं। तो क्या भूल गए कि देश नहीं देख रहा है ये सब कुछ? ये देश को नहीं मालूम है? देखिए, मोदी जी ने इस बार कल मेरठ की सभा के बाद और कल के बाद तो ये बिल्कुल तय हो गया है कि मोदी जी इस चुनाव को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। जी अच्छा, ये एक दुधारी तलवार है। ये मोदी के पक्ष में भी जा सकती है और मोदी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। मोदी जी ने इसमें अपनी निजी प्रतिष्ठा को, क्योंकि उनके ऊपर निजी तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, वो एक लोकप्रिय नेता हैं और जनता के एक बड़े हिस्से में उनकी मान्यता है मोदी जी की, तो वो अपनी निजी प्रतिष्ठा को उन्होंने बहुत दांव पे लगाया है इसमें। मेरा मानना है कि कर्नाटक के चुनाव में जब मोदी जी प्रचार कर रहे थे, तो वो मंच से विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते थे कि 80% भ्रष्टाचार वाला विपक्ष है, जबकि कांग्रेस इनकी सरकार पर आरोप लगा रही थी कि 40% सरकार आए, 40% सरकार आए, 40% कमीशन खाने वाली सरकार है। जी जी जनता ने कांग्रेस की बात मानी और मोदी जी की भाजपा को चुनाव हरा दिया।
जी। ये चीज मोदी जी को बहुत बुरी लगी। मोदी जी ने विजय बजरंगबली के नारे भी लगाए, वो भी नहीं चले कर्नाटक में। तब से उनके दिमाग में ये बात दर्ज है कि हम भ्रष्टाचार के मामले पर विपक्ष को मात देंगे, और इसकी तैयारी वो 2017-18 से कर रहे थे। 2017-18 में ही ईडी के इन डोरमेंट पड़े हुए, इन निष्क्रिय पड़े हुए जो जो अनुच्छेद और व्यवस्थाएं थी, प्रावधान थे ईडी के, इन प्रावधानों को विधायी उपाय अपनाकर नरेंद्र मोदी ने इनको सक्रिय किया। उस वक्त लग रहा था कि शायद ये टेरर फंडिंग को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा इरादा था कि ये अपने विपक्षियों को इससे तबाह कर देंगे। मैं अब मानने लगा हूं कि 3 बड़ी योजनाएं हैं जिसकी जो इन लोगों ने लंबे अरसे से बना रखी थी, और उन योजनाओं के लाभ अब भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उसको मिल रहे हैं। पहली योजना थी जनधन योजना, बनाई थी जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, उससे लाभार्थियों का एक बड़ा संसार बना। उसी संसार के कारण आज महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़े मुद्दे नहीं है, क्योंकि लोगों के पास रुपए पहुंच रहे हैं। अगर महंगाई वो नहीं होता तो आज महंगाई और बेरोजगारी के मामले पर देश की जनता भाजपा से बहुत ज्यादा नाराज होती। दूसरा मसला था इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसके जरिए उन्होंने 8,000 से 9,000 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त की। जो काली संपत्ति थी वो कानून के जरिए उसको सफेद करके, असली मनी लॉन्ड्रिंग तो यहां हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड। सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की मशीन तो इलेक्टोरल बॉन्ड थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे कहा था कि ये असंवैधानिक है, साफ साफ हाँ जी, कहा। उसके बाद वो फरवरी में और सब, जिसके जरिए उन्होंने इतना रुपया जमा किया, दिल्ली में जो महल नुमा इनका दफ्तर बनाया, सारे देश में बड़े बड़े दफ्तर बने हैं, वो सब उसी पैसे से बने हैं। तो एक तरह से देखा जाए 2 नंबर के पैसे से पूरे देश में भाजपा ने बड़ी बड़ी संपत्तियां खड़ी की। और तीसरा इनका जो पीएमएलए कानून का था, जिसके जरिए विपक्ष को ये तबाह और बर्बाद कर देने की योजना चल रहे थे। आज इनको लगता है कि तीनों योजनाएं उनके लिए 2024 के चुनाव में मुफीद साबित होंगी। लेकिन हो सकता है ऐसा हो, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि ऐसा होना असंभव है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। चुनाव जब तक जीत न लिया जाए तब तक जीता हुआ नहीं होता है। मैं मानता हूं कि इस वक्त देश में जो कुछ भी घटित हो रहा है, नेताओं को जेल भेजना वगैरह वगैरह, ये सारी जो गतिविधियां हो रही हैं, इसको वोटर ध्यान से देख रहा है जी। वोटर ने इनको अब डिकोड करना शुरू किया है। इसीलिए सी वोटर के सर्वे में जो भी प्रतिशत आते हैं, वो प्रतिशत बहुत, उसमें अंतर बहुत छोटा छोटा है, 2% का, 3% का, 4% का, 5% का। एक ही सवाल को जब आप ट्वीक करके दूसरे तरीके से पूछते हैं तो पता चला वो भाजपा की तरफ झुक गया, फिर ट्वीक बदल देते हैं तो पता चला वो आम आदमी पार्टी की तरफ वो सवाल झुक गया। तो वोटर समझने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है, ये सवाल वोटर के दिमाग में है। मोदी जी वोटर को अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं, और विपक्ष की रैली बताती है कि विपक्ष उनको अपनी तरफ मोड़ना चाहता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से 2 बड़ी नए परिवर्तन हुए हैं। पहली तो ये कि विपक्ष में अटूट एकता बन गई है, बिल्कुल, दिल्ली की रैली में दिखाई पड़ती है। दूसरे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी इस तरफ गया है, जो पहले किसी नेता की गिरफ्तारी के वक्त इस तरफ नहीं ध्यान आया था। तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं, जिन्होंने चुनावी ये होड़ जो है उसको एक नया रंग प्रदान कर दिया, एक नई दिलचस्पी इसके अंदर फूंक दी है। बिल्कुल। अब इधर एक चीज और भी है, आपने जो कहा कि 144 आपके खिलाफ लग जाती है। अब गोदी मीडिया ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश में जुटा है कि देखिए इतना बड़ा सब कुछ हो गया। वो 2011-12 के वो फुटेज दिखाता है जब वो केजरीवाल उस वक्त गिरफ्तार हुए तो क्या उमड़ा था जन सैलाब, और आज वो कहते हैं देखिए कोई इनके साथ नहीं है। तो ये भी तो सामने आ रहा है ना कि आप कैसे, बीजेपी का प्रदर्शन तो पुलिस प्रायोजित होता है, आपने जैसे कहा, तो क्या ये सब नहीं देख रहा है? ये भी तो देश देख रहा है। देखिए 2011-12 में आंदोलनों का किरदार और उसकी संरचना अलग तरह की होती थी जी। आज आंदोलनों का किरदार, तब सोशल मीडिया भी इतना नहीं था। आज आंदोलनों का किरदार, उसकी संरचना अलग तरीके की है। आज जरूरी नहीं है कि उस तरीके से आंदोलन किया जाए। पब्लिक के पास उस वक्त भी अपनी ओपिनियन थी, आज भी पब्लिक के पास अपनी ओपिनियन है। पब्लिक अपनी ओपिनियन बदलती, तब भी बदलती थी, आज भी पब्लिक अपनी ओपिनियन बदलती है। और गोदी मीडिया जिस तरह दिखा रहा है उससे चुनाव का फैसला नहीं होगा। मोदी जी चुनाव जीते हैं हारे, उनके मानक दूसरे होंगे, उनके आधार और कारण दूसरे होंगे। गोदी मीडिया की मैं तो भूमिका मानता हूं उसमें बहुत ही सीमित होगी जी, बहुत ही सीमित होगी। आपको ध्यान होगा कि अमेरिका की मीडिया तो भारत के मीडिया से भी ज्यादा शक्तिशाली है, और उसने तो पूरी तरीके से ट्रंप के खिलाफ ही प्रचार किया था, उस मीडिया के 90% ज्यादा हिस्से ने। लेकिन जनता ने ट्रंप को जिता दिया, और हिलेरी क्लिंटन मीडिया के जबरदस्त सपोर्ट के बावजूद राष्ट्रपति नहीं बन पाई। सही है गलत जो भी हो, मैं कह रहा हूं कि मीडिया जो परोसता है,
इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोग उसको उसी रूप में समझें। लोग अपना दिमाग लगा के उसको समझते हैं। केवल मीडिया के कहने से अगर कोई जीत हार हो रही होती तो तमाम विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी जीतती। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और भी आई है अब ऐसा निकल कर कि ये जो खत्म करना है पूरी तरीके से नेस्तनाबूद, आपने नेताओं को सबको एक के बाद एक, जो उनकी फ्रंट लाइन थी सब अंदर है और केजरीवाल भी फाइनली अंदर हो गए। अब ऑपरेशन लोटस जो है बीजेपी का, वो भी निकलकर आज सामने आया। जो आपके विधायक हैं ऋतुराज झा, उन्होंने विधानसभा में कहा है कि 25-25 करोड़ में खरीदने का प्रयास, फिर हमें मंत्री बनाया जाएगा, इस तरीके के हथकंडे और इस तरीके के प्रलोभन, ये इसके पीछे क्या? क्योंकि विधानसभा के अंदर उन्होंने ये बात आज कही है, इस पे क्या देखिए, आप ये सब भी? जी वो तो अरविंद केजरीवाल ने होशियारी दिखाई और उन्होंने ये समझते हुए उनकी गिरफ्तारी होने वाली है और भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, उसके बाद घोड़ाबंडी खुलेगी विधायकों की। उन्होंने जी पहले ही विश्वास मत ले लिया। विश्वास मत लेने के बाद में अब 6 महीने तक भाजपा अविश्वास प्रस्ताव ला नहीं सकती। जी क्योंकि भाजपा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती कानूनन, इसलिए घोड़ामंडी भी नहीं खोल सकती। जी फिर भी क्योंकि भाजपा के पास केवल 7 विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के पास 63 विधायक हैं। जी तो 63 विधायकों में से 2/3 तोड़ने पड़ेंगे इन्हें, बिल्कुल। जो बहुत बड़ी संख्या है। वो बड़ी संख्या तो इस तरह नहीं टूट सकती। तो भाजपा की मजबूरी यह है कि भाजपा किसी को कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी प्रलोभन दे ले, वो सरकार नहीं बना सकती। एक निर्वाचित, तथाकथित रूप से निर्वाचित सरकार नहीं बना सकती भाजपा। उसको दिल्ली पर एक नौकरशाहाना हुकूमत ही थोपनी पड़ेगी और भाजपा जानती है कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर वो हुकूमत थोपेगी तो उन नुकसानों का आकलन करने के बाद थोपेगी कि नुकसान जो भी हो, फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने देना उचित नहीं है, उनके लिए, उनके हित में नहीं है। इसलिए उस नुकसान को देखते हुए भी वो इस फैसले में पहुंचेगी। एलजी वही करेंगे जो कि भाजपा चाहेगी। अगर भाजपा के रणनीतिकार एलजी से कहेंगे कि आपको ऐसा करना है तो वो ऐसी रिपोर्ट भेजेंगे। अगर वो नहीं कहेंगे तो वो अपने घर बैठेंगे, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और भी आखिरी सवाल में करूंगा आप ऐसा कि एनडीए अगर हैट्रिक लगा जाती है, मोदी तीसरी बार आते हैं, तो आपने कई बार कहा है और बाकी भी पूरे देश में ये एक निकल कर आता है कि क्या कुछ दृश्य संभावना वाला दृश्य हो सकता है। अभी भी जिस तरीके से चल रहा है, इसके बाद क्या कुछ होगा, कार्य वो बना ले जाते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी या इंडिया अलायंस के नेताओं ने चीजें कही, राहुल गांधी बड़े खुलेआम कहा, अब तो कह ही दिया उन्होंने, यदि इंडिया की सत्ता में आगमन हो जाता है तो फिर क्या देश का दृश्य बनेगा। उन्होंने जो कुछ कहा है, उन्होंने साफ दो टूक कह दिया है कि कौन कौन क्या क्या, चाहे वो अफसर हो या संवैधानिक संस्थाएं हो, तो कैसा दृश्य आप देखते हैं, उस पर आपकी क्या ये प्रतिक्रिया मैंने होगी? जाने कितने बार, अभी से नहीं, मैं पिछले 7-8 साल से अपने भाजपा के मित्रों को टीवी पर आगाह करता रहा हूं कि आप जी जिस डंडे से आप अपने विपक्ष को पीट रहे हैं, उसी डंडे से एक दिन आपको पीटा जाएगा। देखिए, आज ही आम आदमी पार्टी को एक कंपनी बनाकर आरोपित कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को उसका सीईओ बनाकर रख रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब भारतीय जनता पार्टी ने जो अरविंद फार्मा से 75 करोड़ रुपए लिए हैं, इनको कंपनी बनाकर और अरविंद फार्मा और इनको और भाजपा के अध्यक्ष को सीईओ बनाकर अदालत में मुकदमा दायर किया जाएगा। तब फिर भाजपा की संपत्तियां जब्त होंगी, क्योंकि कहा जाएगा कि ये संपत्तियां काले धन से खड़ी की गई हैं। जो देखिए, आपने बोया है वो आपको काटना जो पड़ेगा। आपने बोया है वो उनको काटना पड़ेगा। ये बच नहीं सकते इससे किसी कीमत पर। और ये अगर सोचते हैं अनंत काल तक इस सत्ता में बने रहेंगे तो ये मुगालते में है। बिल्कुल। मैं इसमें यही एक चीज और जोड़ता हूं, वो भी आप उस पर शायद इंडोर्स करिएगा। मुझे ध्यान है, मैं वो एक तमिलनाडु का दृश्य बहुत बार याद आता है, मैंने एक आध दो बार जिक्र भी किया है कि जैसे जब के करुणानिधि को सोते से जगाया गया था वहां जयललिता के साथ जो हुआ था, तो मुझे लगता है कि शायद आने वाला जो वक्त है, यदि ये सत्ता का बदलाव हो जाता है, तो वैसे दृश्य आपको हर सूबे में, देश में, और बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े हर लोग जगह मिलेंगे। ऐसे इनके तमाम झकझोर कर समर्थक, उठाते दिखाई पड़ेंगे, झकझोर कर उठाते और जेल में ठूसते दिखाई पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इनके तमाम समर्थक दुम दबा के इधर-उधर घुस जाएंगे। अभी जो जोश खरोश दिखाई पड़ रहा है, तब देखिए बिल्कुल एकदम सीन बदल जाएगा। ये सारा पराक्रम इसलिए है कि उनके पास सत्ता है। आज देखिए, विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, जो एक बाकायदा, हम उसकी विचारधारा सहमत हो या ना हो, बाकायदा वो एक छात्र संगठन था जो देश के तमाम विश्वविद्यालयों में सक्रिय था। जैसी मोदी सत्ता में आए, वो पुलिस के मुखबिर संगठन में बदल गया। वो सिर्फ पुलिस में शिकायत करता है, मानव संसाधन मंत्रालय में शिकायत करता है। उसकी शिकायत के कारण रोहित वेमुला को अपनी जान देनी पड़ी।
वो जनता की गोलबंदी करने वाले संगठन में रह ही नहीं गया। मतलब तो ये इन लोगों का बहुत जबरदस्त रूप से पतन हो रहा है। कांग्रेस ने 50 साल तक हुकूमत करने के बाद में जो जो बुराइयां कांग्रेस में जमा हुई थी, इनके यहाँ 8-9 साल में ही वो सारी बुराइयां बड़े रूप में आ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। कांग्रेस की प्रति नहीं है, ये कांग्रेस की वर्स्ट कार्बन कॉपी है, ये घटिया तरीन कार्बन प्रति है कांग्रेस की। बिल्कुल। अब सर, हमारे दर्शकों को आपने जो सर प्रकाश डाला, समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अभय सर। तो ये थे अभय सर, जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इतना लंबा वक्त कांग्रेस ने जो कुछ किया, उससे कहीं ज्यादा जो मलिनता है वो आ चुकी है। और जब कभी बदलाव होगा तो वो देश में निश्चित तौर पर जो आप बोते हैं वही आपको काटना पड़ता है। और जब वो वक्त आएगा तो क्या कुछ देश के सीन होगा, दृश्य होगा, राहुल गांधी ने कुछ उसकी झलक दे दी है। तो आने वाला वक्त उस पूरे के पूरे दृश्य को, बदलाव पे तो जरूर बता ही देगा कि क्या कुछ इनके साथ हो होने वाला है। तो आज की चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, नए चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ यदि आपने हमारे चैनल का ज्वाइन का बटन दबाया, ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए और प्यार बनाए रखिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।